नमस्कार। आज हम इतिहास के अध्ययन के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा यूनिट 3 पर, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, आर्काइवल यानी विभिन्न प्रकार के स्रोत, अभिलेखीय। जी हाँ। और देखिए, अभिलेखागार मतलब आर्काइव्स को समझना यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी या पर्यावरण इतिहास, एनवायरमेंटल हिस्ट्री जैसे विषयों की बात करते हैं। बिल्कुल, ये जानना बुनियादी है कि हमारा अतीत कैसे दर्ज किया गया, हम उसे जानते कैसे हैं। तो उम्मीद है कि इस चर्चा के आखिर तक श्रोताओं को अभिलेखागार क्या हैं, उनकी परिभाषा, डेफिनेशन, उनके प्रकार, टाइप्स, उनकी सीमाएं, लिमिटेशंस और खासकर भारत के पर्यावरण इतिहास, इंडियाज एनवायरमेंटल हिस्ट्री के अध्ययन में उनकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस की गहरी समझ मिल जाएगी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, E.H. कार और मार्क ब्लॉच जैसे बड़े इतिहासकारों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि स्रोत, सोर्सेस पवित्र होते हैं, सैक्रोसैंक्ट। इतिहासकार तथ्यों को गढ़ता नहीं है, वो स्रोतों को ढूंढता है, चुनता है और उनकी व्याख्या करता है। सही कहा। और जब हम पर्यावरण इतिहास की बात करते हैं तो स्रोतों का दायरा तो और भी बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, इसमें साहित्यिक पांडुलिपियां, लिटरेरी मैन्युस्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, शाही फरमान, रॉयल डिक्रीज मिलते हैं, भू राजस्व के रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, अदालती कार्रवाई, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यहाँ तक कि ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें मिलती कहाँ है? मतलब ये अभिलेखागार आर्काइव्स रखता कौन है? देखिए, इन्हें सहेजने का काम राष्ट्रीय, नेशनल और राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। सांस्कृतिक संस्थान, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, अस्पताल, हॉस्पिटल्स, शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, संग्रहालय, म्यूजियम्स, यहाँ तक कि व्यावसायिक इकाइयाँ, कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने अभिलेखागार रखते हैं। और इनमें होता क्या है मुख्यतः? इनमें मुख्य रूप से गैर वर्तमान अभिलेख, नॉन करंट रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब वो दस्तावेज जो अब रोजमर्रा के काम में नहीं आते, लेकिन जिनका स्थायी ऐतिहासिक मूल्य, हिस्टोरिकल वैल्यू माना जाता है। ये प्रकाशित हो सकते हैं, अप्रकाशित या हस्तलिखित भी। ये अतीत को समझने के लिए बनाने वालों, क्रिएटर्स और शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। तो चलिए अब जरा इसकी परिभाषा, डेफिनेशन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आखिर किसी चीज को आर्काइव, अभिलेखागार बनाता क्या है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो अतीत का कोई भी रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, एक संग्रह हो सकता है। लेकिन उसे अभिलेखागार क्या बनाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सहेज कर रखने का उद्देश्य, पर्पस ऑफ मेंटेनेंस क्या है। अच्छा। इसकी जड़ें ग्रीक शब्द आर्कियन में है, जिसका मूल आर्क है। पुराने जमाने में ये मजिस्ट्रेट के निवास, मैजिस्ट्रेट्स रेजिडेंस, या उस सार्वजनिक दफ्तर, पब्लिक ऑफिस को कहते थे जहां सरकारी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। पर सिर्फ सरकारी ही नहीं, और भी संस्थाएं रखती होंगी रिकॉर्ड? हाँ, बिल्कुल। अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस, धार्मिक संस्थान, इक्लेसियास्टिकल इंस्टीट्यूशंस और व्यावसायिक संगठन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने रिकॉर्ड रखते थे। इन अभिलेखागारों में उस संगठन या संस्थान के रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और कभी-कभी व्यक्तियों या परिवारों के निजी रिकॉर्ड भी शामिल हो सकते हैं। और इन रिकॉर्ड्स में से चुना कैसे जाता है कि क्या रखना है और क्या नहीं? इसका मुख्य मानदंड होता है स्थायी, परमानेंट और ऐतिहासिक मूल्य, हिस्टोरिक वैल्यू। ये मूल्य समकालीन संवेदनाओं, कंटेम्पररी सेंसिबिलिटीज के अनुसार तय होता है। देखा जाता है कि क्या ये दस्तावेज व्यक्तियों, स्थानों या यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या ये किसी लेन देन का सबूत, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन पेश करते हैं। ये दिलचस्प है कि मूल्य समय के साथ बदल सकता है। और आपने पहले उपनिवेशवाद का जिक्र किया था, उसका क्या संबंध है अभिलेखागारों से? हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। ऐतिहासिक रूप से अभिलेखागारों का गहरा संबंध उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और सामाजिक सांस्कृतिक शोषण, सोशो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन से रहा है। उन्हें अक्सर श्वेत व्यक्ति का संस्थान, व्हाइट मैन्स इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा गया, क्योंकि वे औपनिवेशिक सत्ता के दृष्टिकोण को दर्शाते थे। तो अब इसमें बदलाव आ रहा है? जी, हाल के वर्षों में इस दृष्टिकोण का प्रतिरोध बढ़ा है और अभिलेखागारों को डीकॉलोनाइज करने के प्रयास हो रहे हैं। कोशिश ये है कि उनमें हाशिए पर रखे गए
समुदायों की आवाजों और दृष्टिकोणों को भी जगह मिले। ये एक लगातार चलने वाली बहस और प्रक्रिया है। ये समझना जरूरी था। अब आते हैं अभिलेखागारों के प्रकारों, टाइप्स ऑफ आर्काइव्स पर। क्या इनके कुछ खास प्रकार होते हैं? हाँ, परंपरागत रूप से हम इन्हें लगभग 5 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है शैक्षणिक अभिलेखागार, एकेडमिक आर्काइव्स। ये कॉलेज, विश्वविद्यालय या शोध संस्थानों में होते हैं और शिक्षा से संबंधित दस्तावेज रखते हैं। ठीक है। दूसरी है व्यावसायिक अभिलेखागार, बिजनेस आर्काइव्स। ये गैर सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे बड़े व्यावसायिक घरानों, बिजनेस हाउसेस के होते हैं और कंपनी या कंपनियों के समूह से संबंधित रिकॉर्ड सहेजते हैं। है सरकारी अभिलेखागार, गवर्नमेंट आर्काइव्स। ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और सरकार द्वारा समर्थित या प्रबंधित होते हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसी श्रेणी में आता है। जी। और चौथी है गैर लाभकारी अभिलेखागार, नॉन प्रॉफिट आर्काइव्स। ये गैर लाभकारी संस्थाओं जैसे अस्पतालों में पाए जा सकते हैं। इन्हें अक्सर निजी फंड, प्राइवेट फंड्स से स्थापित किया जाता है और ये दान, डोनेशंस पर निर्भर करते हैं ताकि किसी व्यक्ति या संस्था के अतीत से जुड़े दस्तावेजों को संरक्षित किया जा सके। और पांचवी श्रेणी है विशेष अभिलेखागार, स्पेशल आर्काइव्स। इसमें कई तरह के संग्रह आ जाते हैं जैसे लोक कथा और जनजातीय अभिलेखागार, फोकलोर एंड ट्राइबल आर्काइव्स, संग्रहालयों में बने अभिलेखागार, आर्काइव्स इन म्यूजियम्स, या फिर पारिवारिक अभिलेखागार, फैमिली आर्काइव्स, जो किसी खास परिवार के इतिहास से जुड़े दस्तावेज रखते हैं। तो ये तो काफी विविध प्रकार हो गए, लेकिन इन स्रोतों का इस्तेमाल करना हमेशा सीधा नहीं होता होगा। शोधकर्ताओं को कुछ समस्याओं, लिमिटेशंस का सामना भी करना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। अभिलेखीय स्रोतों के साथ काम करने में कई चुनौतियां आती हैं। एक बड़ी समस्या है पक्षपात, बायस। पक्षपात किस तरह का? देखिए, जैसा हमने पहले कहा, अभिलेखागार अक्सर सत्ता के केंद्र, साइट ऑफ पावर रहे हैं, तो जो स्रोत बचते हैं वो पक्षपाती, बायस्ड या किसी खास राय, ओपिनियनेटेड को दर्शाने वाले हो सकते हैं। बनाने वाले का अपना नजरिया उनमें झलकता है। और अगर आपके पास उस जानकारी की पुष्टि, कोरॉबोरेट करने के लिए दूसरे स्रोत नहीं है, तो आपके निष्कर्ष भी पक्षपाती हो सकते हैं। हाँ, ये तो गंभीर बात है। इतिहास में इसके उदाहरण मिलते होंगे। बहुत। औपनिवेशिक काल के सरकारी रिकॉर्ड अक्सर स्थानीय लोगों या विद्रोहों को नकारात्मक रूप से दिखाते हैं। अगर सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स पर निर्भर रहें तो तस्वीर एक तरफा ही बनेगी। सही है। और क्या चुनौतियां हैं? एक और बड़ी चुनौती है खामोशी, साइलेंसेस। इसका मतलब है कि कई बार आपको जो सटीक जानकारी चाहिए वो मिलती ही नहीं, वो अभिलेखागार में मौजूद ही नहीं है। खामोशी मतलब जानबूझकर छपाई गई जानकारी? हमेशा जरूरी नहीं। कई बार जानकारी इसलिए दर्ज ही नहीं की गई क्योंकि उस समय उसे महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, जैसे महिलाओं का इतिहास या आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन का ब्यौरा अक्सर सरकारी रिकॉर्ड से गायब मिलता है। ये खामोशी ऐतिहासिक शोध में एक प्रमुख मुद्दा है। और भाषा, लैंग्वेज? हाँ, भाषा एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। प्राथमिक स्रोतों को समझने के लिए उनकी मूल भाषा या लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप उसे समझ नहीं पाते तो आपके शोध के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। सोचिए, पुरानी फारसी या अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं या मोड़ी लिपि को पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल। और फिर एक समस्या है पुरानी जानकारी, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। कुछ रिकॉर्ड्स में दी गई जानकारी बाद के समय में गलत साबित हो सकती हैं या अपूर्ण हो सकती हैं। इससे भी शोध पर बुरा असर पड़ सकता है। और आखिरी चुनौती जो आपने बताई थी, पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। जी, सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शोधकर्ताओं की पहुंच से बाहर हो सकते हैं, इनएक्सेसिबल या अनुपलब्ध, अनअवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें डिजिटाइज नहीं किया गया है या वो शायद हमेशा के लिए खो गए हैं, लॉस्ट फॉरएवर। आग, पानी, लापरवाही से बहुत कुछ नष्ट भी हुआ है। तो ये सूची यहीं खत्म नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समस्याएं हर शोधकर्ता और हर अभिलेखागार के हिसाब से बदलती भी हैं। इसीलिए स्रोतों के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ना, क्रिटिकली एंगेज, बहुत जरूरी है। उन्हें जस का तस स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब चलिए अपने मुख्य विषय पर आते हैं,
पर्यावरण इतिहास, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्या हम वास्तव में मान लीजिए पूर्व औपनिवेशिक भारत, प्री कॉलोनियल इंडिया के लिए विशेष पर्यावरणीय अभिलेखागारों की बात कर सकते हैं? ये एक जटिल सवाल है। जैसा आपने कहा, एन ग्रॉडजन्स गोल्ड और भोजूराम गुर्जर जैसे विद्वानों ने अपने अध्ययन में पाया कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में भी पर्यावरण को अक्सर तात्कालिक जरूरतों, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स या आजीविका, लाइवलीहुड के संदर्भ में ही समझा जाता था। मतलब आज जैसी ग्रहों के स्तर पर व्यापक समझ, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग या अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस की सोच तब नहीं थी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक तो नहीं थी, कम से कम व्यापक रूप से। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले के अभिलेखागारों में पर्यावरणीय विशेषताओं का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फीचर्स, उतना प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तो क्या इसका मतलब है कि रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं? ऐसा कहना भी गलत होगा। ये सच है कि पर्यावरण की सर्वव्यापकता, ऑल परवेसिवनेस और स्थिरता, स्टेशनैरिटी में एक तरह का विश्वास था, जिसके कारण समकालीन रिकॉर्ड में इसका सीधा दस्तावेजीकरण कम मिलता है। आपको सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल या धार्मिक इतिहास, रिलीजियस हिस्ट्रीज के रिकॉर्ड ज्यादा आसानी से मिलेंगे। तो फिर इतिहासकार करते क्या है? इतिहासकार बहुत रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। वो मौजूदा रिकॉर्ड्स में एब्सेंसेस और अप्रत्यक्ष संदर्भों, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके अतीत की जलवायु, पास्ट क्लाइमेट्स और मानव प्रकृति संबंधों, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। वो उन खामोशियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये कहना गलत है कि दस्तावेजीकरण है ही नहीं, बस उसे ढूंढना और समझना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, चुनौती है और इसके लिए सरलता, इंजीन्यूइटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जानकारी मौजूद है, भले ही बिखरी हुई या अप्रत्यक्ष रूप में। इससे पाठ्य सामग्री, टेक्सचुअल मटेरियल का महत्व और भी बढ़ जाता है ना? बहुत ज्यादा। भारत का पर्यावरण इतिहास पाठ्य साक्ष्यों, टेक्सचुअल एविडेंस से भरा पड़ा है। वैदिक ग्रंथों, वैदिक टेक्स्ट से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, मॉडर्न साइंटिफिक रिपोर्ट्स तक, ये हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक अनूठी अंतर्दृष्टि, यूनिक इनसाइट देते हैं। तो चलिए इन पाठ्य साक्ष्यों की थोड़ी पड़ताल करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? वैदिक ग्रंथों से? हाँ, वैदिक ग्रंथ सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड्स में से हैं और वे हमें प्राचीन भारत के पर्यावरण की एक अनूठी झलक, यूनिक ग्लिम्स देते हैं। इनमें उस समय की वनस्पति, फ्लोरा और जीव, फौना का वर्णन मिलता है। पौधों, जानवरों, पक्षियों का जिक्र आता है। किस तरह का जिक्र? जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेदा में प्राकृतिक दुनिया की स्तुति में भजन, हिम्स है। पेड़ों, नदियों, पहाड़ों की पवित्रता, सेक्रेडनेस और उनके संरक्षण, प्रोटेक्शन के महत्व पर जोर दिया गया है। अथर्ववेदा में जड़ी बूटियों से चिकित्सा, हर्बल मेडिसिन, उपचार, हीलिंग और अनुष्ठानों, रिचुअल पर्पसेस के लिए पौधों के उपयोग का वर्णन है। यजुर्वेदा में प्रकृति को प्रसाद, नेचर ऑफरिंग्स चढ़ाने से जुड़े अनुष्ठानों के निर्देश हैं, जैसे अग्नि, फायर और सूर्य, सन की पूजा। तो ये दिखाता है कि प्रकृति प्राचीन भारतीयों के जीवन का एक अहम हिस्सा थी। बिल्कुल। वो प्रकृति के साथ कैसे बातचीत करते थे, उसकी कैसे प्रशंसा करते थे, ये सब इन ग्रंथों से पता चलता है। वैदिक ग्रंथों के बाद प्राचीन ग्रंथ, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत और रामायण का भी जिक्र आता है। बिल्कुल। उनमें क्या मिलता है? महाभारत और रामायण में भी पर्यावरण से जुड़ी बहुमूल्य जानकारियां हैं। इनमें वनों, पहाड़ों, नदियों और महासागरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उस समय की वनस्पति और जीवों का भी जिक्र है। उदाहरण के तौर पे महाभारत में विशाल वनों, वन्य जीवन और मानव प्रकृति के संपर्कों जैसे शिकार, हंटिंग और कृषि, एग्रीकल्चर का वर्णन है। रामायण में प्राकृतिक पर्यावरण की सुंदरता, पवित्र नदियों और पहाड़ों का उल्लेख है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रंथ पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के महत्व पर भी जोर देते हैं, जैसे वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करते हैं। अच्छा, अब आते हैं ऐतिहासिक साहित्य, हिस्टोरिकल लिटरेचर पर। इसमें क्या शामिल है? इसमें कविता, पोएट्री, गद्य, प्रोज और ऐतिहासिक विवरण, हिस्टोरिकल अकाउंट्स सब आ जाते हैं। ये हमें प्राकृतिक पर्यावरण और उसके साथ मानव के संपर्क या कहें शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानकारी देते हैं। कोई खास उदाहरण? कालिदास का मेघदूतम? हाँ,
कालिदास का मेघदूतम, कालिदास's मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी एक यक्ष की है जिसे निर्वासित कर दिया गया है और वो अपनी पत्नी को एक मेघ, क्लाउड के जरिए संदेश भेजता है। और इसमें प्रकृति का वर्णन कैसे है? इसमें प्रकृति का, खासकर हिमालयाज का बहुत ही विशद वर्णन, विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर है। ये प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी का उत्सव मनाता है। पहाड़ों, नदियों, जंगलों, घास के मैदानों का काव्यात्मक वर्णन है। शुरुआती छंदों में ही यक्ष जहां से देखता है उस दृश्य की विशालता और विविधता का एहसास होता है। जंगलों के लिए विपुल शब्द का प्रयोग है जो बहुतायत, अबंडेंस और उर्वरता, फर्टिलिटी दिखाता है। तो प्रकृति का वर्णन सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यक्ष का अलगाव, आइसोलेशन और निर्वासन, एग्जाइल का विषय प्रकृति के चित्रण से गहराई से जुड़ा हुआ है। अपनी पत्नी और घर के लिए उसकी तड़प प्रकृति के प्रति उसके प्रेम में झलकती है। वर्णन भावनाओं से ओतप्रोत है। जैसे दूसरे सर्ग में यक्षिणी की सुंदरता की तुलना कमल के फूलों, लोटस फ्लावर्स से की गई है। बहुत खूब। और दक्षिण भारत के साहित्य में भी ऐसा कुछ मिलता है? प्राचीन तमिल साहित्य? हाँ, प्राचीन तमिल साहित्य, एंशिएंट तमिल लिटरेचर में अकम काव्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें परिदृश्य, लैंडस्केप, ऋतुओं, सीजन्स और सामाजिक संवेदनाओं, सोशल सेंसिबिलिटीज को एक साथ पिरोया गया है। ये कैसे? इसमें परिदृश्य को 5 श्रेणियों, 5 लैंडस्केप कैटेगरीज में बांटा गया है। ए.के. रामानुजन की तालिका का जिक्र आता है। ये श्रेणियां हैं: कुरिंजी पहाड़ी इलाका, मुल्लई जंगल चारागाह, मरुतम कृषि भूमि, नैतल समुद्र तट और पालय शुष्क रेगिस्तानी भूमि। अच्छा, और हर श्रेणी की अपनी विशेषताएं हैं? जी न, हर श्रेणी का अपना परिदृश्य प्रकार, समय, दिन रात, मौसम, खास पक्षी, जानवर, पेड़, पानी का स्रोत और वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय बताया गया है। जैसे कुरुंजी पहाड़ों का इलाका है, आधी रात का समय, ठंड और ओस का मौसम, इसके खास पक्षी मोर और तोता, जानवर हाथी और बाघ, पेड़ बांस और वेंकई, पानी झरने और व्यवसाय शहद इकट्ठा करना या शिकार। ये तो बहुत विस्तृत वर्गीकरण है। पर्यावरण और समाज का गहरा रिश्ता दिखता है इसमें। बिल्कुल। मुलय जंगल का इलाका, शाम का समय, बारिश का मौसम, पक्षी, जंगली मुर्गी, जानवर, हिरण और खरगोश, पेड़, कौनरें और काया, पानी, नदियां, व्यवसाय, पशुपालन और खेती। मरुतम कृषि भूमि, भोर का समय, सभी मौसम, पक्षी, बगुला और सारस, जानवर, भैंस और उदबिलाव, पेड़, आम और मरुतम, पानी, तालाब, व्यवसाय, धान की खेती। नैतल समुद्र तट, दोपहर का समय, सभी मौसम, पक्षी, समुद्री कौवा, जानवर, शार्क, पेड़, पुन्नई और निताल, पानी, कुएं, व्यवसाय, मछली पकड़ना और नमक बनाना। और पालय सूखा इलाका, दोपहर, गर्मी का मौसम, पक्षी, कबूतर और चील, जानवर, थका हुआ हाथी या बाघ, पेड़, उलिन के और उमे, पानी, सूखे कुएं, व्यवसाय, राहगीरों को लूटना। कमाल है। ये तो पर्यावरण के साथ मानवीय जीवन के ताने बाने को दिखाता है। अब जरा मध्यकाल की तरफ चले। बाबरनामा का जिक्र है। हाँ, बाबुरनामा या तुजुक ए बाबरी, ये मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर है, जो उसने चगताई टोकिश भाषा में लिखी थी। इसमें उसके जीवन, विजयों और पानीपत की लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत 1520 CE का वर्णन है। तो पर्यावरण के लिहाज से इसमें क्या खास है? इसमें 16वीं शताब्दी में भारत और मध्य एशिया के प्राकृतिक दुनिया का बहुत विशद वर्णन है। परिदृश्य, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु। बाबर की अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कमाल की थी और प्रकृति के प्रति उसकी प्रशंसा साफ झलकती है। तो ये सिर्फ भौगोलिक वर्णन है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस समय के भौगोलिक और पारिस्थितिकीय संदर्भ, जियोग्राफिकल इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। बाबर ने उन पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज का भी जिक्र किया, जैसे कठोर मौसम या शिकार और चारे की प्रचुरता। और लिखने का अंदाज कैसा है? 2 तरह का। एक तरफ ये काव्यात्मक और गीतात्मक, पोएटिक एंड लिरिकल
है। बाबर खुद एक कवि और कला का पारखी था, तो प्रकृति की सुंदरता, रंग, गंध, बनावट का वर्णन बड़े मन से करता है। दूसरी तरफ ये वैज्ञानिक और अनुभवजन्य, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल भी है। वो प्रकृति के कामकाज और उपयोगों को समझने की कोशिश करता है। पौधों के औषधीय गुणों, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, पोषण मूल्य, न्यूट्रिशनल वैल्यू या शिकार और मछली पकड़ने के लिए उनकी उपयुक्तता पर नोट्स लिखता है। दिलचस्प। बाबर के बाद जहांगीर का भी जिक्र है। हाँ, जहांगीर भी प्राकृतिक दुनिया का बहुत उत्सुक पर्यवेक्षक था। वो वनस्पति और जीवों से मोहित था। उसने कई चित्र बनवाए और अपने संस्मरणों तुजू के जहांगीरी में उनका वर्णन किया। कोई खास उदाहरण? वो हवा की गुणवत्ता वाला प्रयोग? हाँ, वो बहुत मशहूर है। जहांगीर ने अहमदाबाद और महमूदाबाद की हवा की गुणवत्ता की तुलना करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने दोनों जगहों पर एक एक भेड़ का शव रखवाया और देखा कि कौन सा शव ज्यादा जल्दी सड़ता है। अच्छा, नतीजा क्या निकला? पाया गया कि महमदाबाद में शव सड़ने में ज्यादा समय लगा, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि वहां की हवा अहमदाबाद की तुलना में बेहतर और कम नमी वाली थी। ये MALV और A रहमान के काम में दर्ज है। ये दिखाता है कि उस समय भी पर्यावरण की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था, भले ही तरीके अलग हों। कमाल है, ये तो एकदम वैज्ञानिक प्रयोग जैसा लग रहा है। और स्थानीय साहित्य का क्या, जैसे मुहत्ता नैन्सी? बिल्कुल, स्थानीय साहित्य, वर्नैक्युलर लिटरेचर और प्रशासनिक अभिलेख, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। मुहत्ता नैन्सी, जो मारवाड़ के दीवान ऑफ मारवाड़ थे, उन्होंने अपने लेखन मुहत्ता नैन्सी ख्यात में परिदृश्य और खासकर जल परिदृश्य, वाटर लैंडस्केप का बड़ा सजीव वर्णन किया है। जैसे उन्होंने बनास नदी, रिवर बनास के पूरे मार्ग का पता लगाया है, जड़गारा पहाड़ों से निकलने से लेकर चंबल में मिलने तक। उन्होंने रास्ते में आने वाले गांव रोहिरे, बरवाड़ो, कथाण, माच, काम सकराही, खबनौर, कुठारिये, मोही, जादव नंदराय, चोलेर, पाड़लौधी, जाजपुर, देवली, डाबर टोड़ा का जिक्र किया है। और क्या जानकारी मिलती है? उन्होंने बताया है कि कैसे बनास नदी खारी नदी के साथ मिलती है, कैसे रास्ते में गोकर्ण महादेव का तीर्थ स्थान पड़ता है, जिसका संबंध मधु कैटब और रावण से जोड़ा गया है, कैसे विसालपुर में राय सिंह मोहोल का महल है, और फिर नदी टोंक और हड़ौती से होकर गुजरती है। ये वर्णन भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तो समय के भूगोल और क्षेत्रीय पहचान, रीजनल आइडेंटिटीज का भी पता चलता होगा। देखते हैं कि परिदृश्य कैसे बदला। मयंक कुमार ने राजस्थान में भूगोल की वंशावली और प्रकृति व अस्मिता के संबंध पर काम किया है, जो इसी बात को दर्शाता है। तो ये स्पष्ट है कि पारंपरिक पाठ्य सामग्री में पर्यावरण इतिहास की काफी जानकारी छुपी हुई है, लेकिन अब इतिहासकार इससे भी आगे जा रहे हैं, अभिलेखागारों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, रीडिफाइनिंग आर्काइव्स। जी हाँ, पर्यावरण इतिहासकार अब पारंपरिक इतिहास के अभिलेखागारों से परे जाकर साक्ष्यों की सीमा का विस्तार कर रहे हैं। इस तरह के साक्ष्य अब फोकस गैर मानव प्रजातियों, नॉन ह्यूमन स्पीशीज, उनके निवास स्थानों, हैबिटेट्स, परिदृश्यों, लैंडस्केप्स, जलवायु, क्लाइमेट और भौतिक पर्यावरण के अन्य घटकों, फिजिकल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स पर भी है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आवासों और प्रजातियों में हुए बदलावों का निर्धारण करना। ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज हम प्रजातियों और परिदृश्यों के तेजी से गायब होने का सामना कर रहे हैं। और इसके लिए तरीके क्या अपनाए जा रहे हैं? आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके भौतिक संस्कृति, मटीरियल कल्चर के साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, जैसे पराग का अध्ययन, पोलन स्टडीज, पेड़ों के वलयों का कालक्रम निर्धारण, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, या जिसे ट्री रिंग स्टडीज भी कहते हैं। इनसे क्या पता चलता है? इनसे हमें हजारों साल पीछे तक के जलवायु रिकॉर्ड, क्लाइमेट रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। हम दीर्घकालिक प्राकृतिक चक्रों, लॉन्ग टर्म नेचुरल साइकिल्स, तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव, रैपिड फ्लक्चुएशंस और मानव प्रेरित परिवर्तनों, ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज को समझ सकते हैं। मिली घोष की किताब द शैटर्ड अर्थ इसी तरह के अध्ययनों पर आधारित है। और क्या समुद्र विज्ञान, उष्णोग्राफी या मौसम रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स भी उपयोगी हैं? हाँ, पूर्व औपनिवेशिक व्यापार पैटर्न्स, प्री कॉलोनियल ट्रेड पैटर्न्स और मार्गों, राउट्स को समझने में पर्यावरण और जलवायु की भूमिका जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है।
समुद्री धाराएं, हवाएं, ये सब व्यापार को प्रभावित करते थे। तो ये जलवायु परिवर्तन के निष्कर्ष, क्लाइमेट चेंज फाइंडिंग्स, इतिहासकारों की कैसे मदद कर रहे हैं? ये इतिहासकारों को बदलते मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में तर्क बनाने में मदद करते हैं। हमें पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन कोई नई चीज नहीं है, ये पूरे इतिहास में होता रहा है। उदाहरण के लिए जैसे हड़प्पन, मिस्र, इजिप्शियन या मेसोपोटामियन जैसी प्राचीन सभ्यताओं के उत्थान और पतन के अध्ययन में अब जलवायु और मौसम के पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाता है। पूर्व औपनिवेशिक भारत में शहरी केंद्रों, अर्बन सेंटर्स के उत्थान और पतन को समझने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े अभिलेखीय दस्तावेज देखे जाते हैं। और क्या कुछ खास अवधियों की पहचान हुई है? हाँ, जैसे मध्यकालीन जलवायु इष्टतम, मिडीवल क्लाइमेटिक ऑप्टिमम, जो लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा, जब तापमान तुलनात्मक रूप से गर्म था। और फिर लघु हिमयुग, लिटिल आइस एज, जो 15वीं से मध्य 19वीं शताब्दी तक चला, जब तापमान ठंडा हुआ। इन परिवर्तनों का समाजों पर गहरा असर पड़ा। और इन परिवर्तनों का कारण क्या था? प्रागैतिहासिक काल में तो ये मुख्यतः प्राकृतिक कारण थे, लेकिन पिछले 2-3 शताब्दियों में मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज, एक बड़ा कारक बन गई हैं, खासकर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण। पाठ्य और प्राकृतिक साक्ष्यों के अलावा क्या और भी तरह के अभिलेखीय रिकॉर्ड हैं जो पर्यावरण इतिहास के लिए उपयोगी हैं? हाँ, कई और हैं, जैसे अनुदान और दान, ग्रांट्स एंड डोनेशंस के दस्तावेज। इनसे भूमि उपयोग के पैटर्न्स, लैंड यूज पैटर्न्स और खेती की प्रक्रियाओं, कल्टीवेशन प्रोसेसेस का पता चलता है। राजस्व रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनसे कृषि उत्पादन की स्थिति, हेल्थ ऑफ अग्रेरियन प्रोडक्शन और उस समय की जलवायु परिस्थितियों, क्लाइमेट रिलेटेड कंडीशंस का अंदाजा लगता है। सूखा या बाढ़ का असर राजस्व वसूली पर पड़ता था, जिसका रिकॉर्ड रखा जाता था। और अदालती कार्रवाई, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जी, अदालती कार्रवाई, न्यायिक अभिलेख, जुडिशियल रिकॉर्ड्स या शाही निर्देश, रॉयल डायरेक्टिव्स में भी जलवायु संबंधी कठिनाइयों, क्लाइमेट रिलेटेड हार्डशिप्स और उनसे निपटने के लिए अपनाई गई रणनीतियों, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का जिक्र मिल सकता है। अकाल राहत के उपायों का वर्णन मिल सकता है। और चित्रकला, पेंटिंग्स। हाँ, चित्रकला भी एक महत्वपूर्ण संग्रह है। खासकर मुगल या राजपूत चित्रकला में वनस्पतियों और पशुओं का चित्रण मिलता है। साहित्यिक रिकॉर्ड के साथ मिलाकर इनका अध्ययन करने से कुछ पौधों या पशु प्रजातियों के विलुप्त होने, एक्सटिंक्शन के इतिहास का पता लगाने में मदद मिल सकती है। तो स्रोतों का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। अब अगर कोई इन विभिन्न स्रोतों तक पहुंचना चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण भंडार, लाइब्रेरीज, डिपॉजिटरीज कौन से हैं? देखिए, पुरालेख या शिलालेखों, एपिग्राफ इंस्क्रिप्शंस के लिए इंडिका, एपिग्राफिका एंटिक्विटी, पुरातत्व, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम और जर्नल ऑफ न्यूमिज्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी पत्रिकाएं बहुत उपयोगी हैं। और पुरातात्विक अवशेषों, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, उसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य पुरातत्व विभागों की रिपोर्ट्स जैसे मैसूर पुरातत्व रिपोर्ट, मैसूर आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए। पूर्व औपनिवेशिक काल के दस्तावेज कहाँ मिल सकते हैं? कई जगह हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स, आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार, आंध्र प्रदेश स्टेट आर्काइव्स, मानसिंह पुस्तक प्रकाश, मेहरानगढ़ जोधपुर, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, रजा लाइब्रेरी रामपुर, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू राजस्थान, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद, श्री नटनागर शोध संस्थान, रघुबीर लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीतामऊ, ये कुछ प्रमुख भंडार हैं। और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों और ब्रिटिश युग के दस्तावेज। उस दौरान दस्तावेजीकरण में भारी बदलाव आया। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स बने, एशियाटिक सोसाइटी जैसे शोध संस्थान स्थापित हुए और जाहिर है राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स और राज्य अभिलेखागारों स्टेट आर्काइव्स में औपनिवेशिक काल के दस्तावेजों का विशाल भंडार है। इसमें किस तरह के दस्तावेज पर्यावरण इतिहासकारों के लिए खासतौर पर उपयोगी हैं? आधिकारिक दस्तावेज जैसे गजेटियर्स, बंदोबस्त रिपोर्ट्स, सेटलमेंट रिपोर्ट्स, सिंचाई विभाग की रिपोर्ट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, वन विभाग की रिपोर्ट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, गृह विभाग की रिपोर्ट्स, होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, ये सब बहुत काम के हैं।
इनमें भूमि, जल, जंगल, संसाधनों पर विस्तृत जानकारी होती है। और पत्राचार? कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ। वानस्पतिक उद्यानों, बोटैनिकल गार्डन्स या प्राणी उद्यानों, जूलॉजिकल पार्क्स की स्थापना से संबंधित पत्राचार भी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रकृति के घटकों के प्रति तत्कालीन चिंताओं का पता चलता है। स्वतंत्र भारत के लिए भी इसी तरह के दस्तावेज मिलते हैं। क्या भारत के बाहर भी कोई महत्वपूर्ण भंडार है? हाँ, यूरोपीय अभिलेखागार जैसे लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी या लिस्बन रिकॉर्ड्स में भी भारत से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, जानकारी में कमी या खामोशी तो होती है, उससे कैसे निपटा जाए? हाँ, उससे निपटने के लिए अक्सर द्वितीयक कार्यों, सेकेंडरी वर्क्स, यानी अन्य इतिहासकारों के शोध और दूसरे विषयों जैसे जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट साइंस, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, प्राणी विज्ञान, जूओलॉजी के निष्कर्षों पर निर्भर रहना पड़ता है। याद कीजिए, हमने यूनिट 1 में अंतः विषय दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात की थी। यहाँ उसकी जरूरत पड़ती है। साहित्यिक और पुरालेखीय संदर्भों को अन्य विज्ञानों के निष्कर्षों के साथ मिलाकर देखना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मुख्य बातें, की टेकअवेज क्या होंगी? हाँ, मैं 4 मुख्य बिंदुओं को उजागर करना चाहूंगी। पहला, प्रकृति और मानव व अन्य गैर मानव प्रजातियों के बीच का संबंध जटिल, कॉम्प्लेक्स और अन्योन्याश्रित, इंटरडिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप का पैमाना, स्केल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, खासकर पर्यावरण पर। औपनिवेशिक चरण, कोलोनियल फेज के दौरान काफी बढ़ गया और प्राकृतिक अभिलेखागार जैसे पेड़ के वलय या पराग इस बात की पुष्टि करते हैं। तीसरा बिंदु। अभिलेखागार, आर्काइव्स, ऐतिहासिक रूप से आधुनिक काल से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन वे पूर्व आधुनिक पर्यावरण इतिहास, प्री मॉडर्न एनवायरमेंटल हिस्ट्री को समझने के लिए भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। और चौथा, हालांकि पूर्व आधुनिक दुनिया के लिए स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय स्रोत, एनवायरमेंटल हिस्ट्री सोर्सेज खोजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और वे सीमित हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। जब उन्हें आलोचनात्मक रूप से अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर व्याख्या की जाती है, तो वे हमें पूर्व औपनिवेशिक पर्यावरण इतिहास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ये वाकई अभिलेखागारों की दुनिया की एक बहुत ही ज्ञानवर्धक यात्रा थी और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। आज एक अभिलेखागार के विभिन्न कार्य, वेरियस फंक्शंस क्या हैं? एक पर्यावरण अभिलेखागार, एनवायरमेंटल आर्काइव में वास्तव में किस तरह के स्रोत होने चाहिए? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और अभिलेखागार आर्काइव्स के बीच ठीक क्या संबंध है? और अंततः इन अभिलेखी अध्ययनों, आर्काइवल स्टडीज से हम पूर्व आधुनिक दुनिया के पर्यावरण के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट को कैसे और बेहतर समझ सकते हैं? ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिन पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। हाँ, और जो लोग इस विषय में और गहराई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए मार्क ब्लॉच, E.H. कार, दीपेश चक्रवर्ती, सब्यसाची भट्टाचार्य, मयंक कुमार, जैक्स डेरिडा, L.R. लादूरी, मिली घोष, A.K. रामानुजन, M.A. अल्वी और A. रहमान जैसे विद्वानों के काम, जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में है, बहुत उपयोगी हो सकते हैं। उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, गहरी समझ के लिए आगे पढ़ना हमेशा फायदेमंद होता है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से अभिलेखीय स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर कुछ रोशनी पड़ी होगी। इसे दोबारा सुनने से बेहतर धारणा, बेटर रिटेंशन में मदद मिल सकती है, खासकर यूपीएससी की तैयारी के लिए, जहां स्रोत विश्लेषण, पर्यावरण इतिहास का परिप्रेक्ष्य और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। और परीक्षाओं से परे भी ये समझना कि हमारा अतीत, खासकर हमारा पर्यावरणीय अतीत, कैसे दर्ज किया जाता है और उसकी व्याख्या कैसे होती है, इतिहास के प्रति हमारी समझ को गहरा करता है। सही कहा। कृपया यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन शायद सुपर थैंक्स विकल्प के माध्यम से भी हमें इस तरह की सामग्री बनाते रहने में मदद करता है और चैनल को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।